एल्किल हैलाइड के विरचन की विधियां। अब हम यहाँ पर एक एक विधि का बिल्कुल विस्तार से वर्णन करेंगे। पहली हमारी विधि थी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड हमें बनाना है। एल्किल हैलाइड से हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं देखिए। तो नंबर फर्स्ट मेथड है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड में दो मेथड हैं। पहला एल्केन के हैलोजनीकरण के द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण के द्वारा, यानी कि एल्केनों का हैलोजनीकरण किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैं सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन यानी कि सबसे पहले नंबर का एल्केन यहाँ पर लेता हूँ, वो है हमारा मेथेन। तो मेथेन हम लेते हैं CH4, ये मैंने सबसे छोटा एल्केन लिया है मेथेन। इसका हैलोजनीकरण इट मींस इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो एल्केनों का जो हैलोजनीकरण होता है स्टूडेंट्स, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इट मींस मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि से होता है, यानी कि यह अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया के अंदर क्लोरीन के मुक्त मूलक मेथिल को मुक्त मूलक में कन्वर्ट करेंगे और एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाएगा और एक Cl यहां से लग जाएगा। आपके पास बनाएगा CH3Cl। देखिए स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोजन यहां से और एक क्लोरीन यहां से, दोनों मिलकर HCl बना लेंगे। दो Cl है ये, दो Cl में से एक Cl और एक हाइड्रोजन मिलकर HCl बना लेंगे, HCl। तो आपके पास क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड ऑब्टेन होता है। तो इस अभिक्रिया में विधि में आपको जो उत्पाद प्राप्त हुआ है वो है मेथिल क्लोराइड। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको मेथिल क्लोराइड ऑब्टेन हुआ है, लेकिन इस अभिक्रिया में एक कंडीशन आती है। वो कंडीशन ये है कि यदि यहां पर क्लोरीन आधिक्य में हुआ, आधिक्य का मतलब होता है ज्यादा क्वांटिटी में, अगर ये क्लोरीन आधिक्य में हुआ तो क्या होगा, यदि Cl2 आधिक्य में हो तो, Cl2 आधिक्य में हो तो देखिए, अगर आपका क्लोरीन आधिक्य में है तो ये जब तक रिएक्शन करेगा जब तक कि एल्केन के सारे हाइड्रोजनों को एक एक करके प्रतिस्थापित नहीं कर दे। और ऐसी कंडीशन में बहुत सारे उत्पाद आपको प्राप्त होते हैं, ऐसी कंडीशन में बहुत सारे उत्पाद आपको प्राप्त होते हैं। तो देखिए, ये रहा मेथेन, मैं फिर से इस रिएक्शन को कराता हूं। ये रहा मेथेन, और इस बार आपका जो Cl2 है वो आधिक्य में है, वो आधिक्य में है। अगर आपका Cl2 आधिक्य में है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आधिक्य का मतलब है कि ये बार बार आकर रिएक्शन करेगा और जब तक करेगा कि जब तक सारे हाइड्रोजन यहां से प्रतिस्थापित नहीं हो जाते। तो फर्स्ट हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा तो आपका जो बनेगा वो बनेगा मेथिल क्लोराइड, जैसा कि आपको पता है, और एक HCl यहां पर बाहर निकलेगा, मैंने -HCl लिख दिया। अब जो उत्पाद बना है ये फिर से आपका Cl2 इससे रिएक्शन करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, और फिर से यहां पर आपको उत्पाद प्राप्त होगा। अब दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और इनकी जगह पर दो क्लोरीन आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन हट जाएंगे और इनकी जगह पर दो, यानी कि डाइक्लोरोमेथेन या मेथिलिडीन क्लोराइड आपको यहां पर ऑब्टेन होगा। अगर हम फिर से बात करें, फिर से यहां पर एक HCl बाहर निकलता है साथ में, आपको याद रखना है। फिर से यहां पर रिएक्शन होगी, फिर से आपका Cl2 आएगा वही सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर से एक HCl आपका बाहर निकलेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में फिर से रिएक्शन होगी, HCl बाहर निकलेगा। अब तीसरा हाइड्रोजन भी यहां से निकल जाएगा और आपके पास ट्राइक्लोरोमेथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन होने के बाद अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है, फिर से रिएक्शन होगी, फिर से Cl2 + HNu सनलाइट की प्रेजेंस में। HNu सूर्य के तेज प्रकाश की ऊर्जा है, और यहाँ पर Cl2 फिर से रिएक्शन करेगा, फिर से एक HCl यहाँ से बाहर निकलेगा और आपके पास फाइनली CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड
पायरीन आपको ऑब्टेन होगा, प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से Cl2 जब आधिक्य में होता है तो भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन के अंदर कभी कभी आपको बड़ा एल्केन यानी कि जैसे कि एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी गिवन होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो अभिक्रिया है वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि है, इसलिए यहाँ पर मध्यवर्ती जो है वो एक मुक्त मूलक बनता है। और हम जानते हैं कि मध्यवर्ती यहाँ पर जितना स्थायी होगा वो क्रियाकारक यानी कि वो हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा और वो उतनी ही जल्दी से प्रतिस्थापित होगा। तो अगर आपका यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन निकलता है, यानी कि आपके पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनने के चांस हैं। 3 डिग्री मुक्त मूलक, 2 डिग्री मुक्त मूलक और 1 डिग्री मुक्त मूलक बनने के चांस हैं। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन उस स्थान से निकलेगा जहां से ज्यादा स्टेबल मुक्त मूलक बनता हो, ज्यादा स्थायी मुक्त मूलक बनता हो। इसको मैं ऐसे समझूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मैंने लिया CH3 CH2 CH3 दैट इज प्रोपेन, और इस प्रोपेन की रिएक्शन मैंने कराई Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी मैंने नहीं बोला कि ये Cl2 आधिक्य में है, ये Cl2 नॉर्मल है, आधिक्य में नहीं है। अगर आधिक्य में होता तो यहाँ लिखा जाएगा आधिक्य में। अब इस रिएक्शन को कराना तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप अगर देखो तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री है तो इससे निकलने वाला हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होगा। और यहाँ से अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये कार्बन 2 डिग्री है तो इससे निकलने वाला हाइड्रोजन भी 2 डिग्री होगा, और ये वाला कार्बन 1 डिग्री है तो इससे निकलने वाला हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स यहाँ से जब 2 डिग्री से हाइड्रोजन निकलता है तो 2 डिग्री मुक्त मूलक बनता है, और 2 डिग्री मुक्त मूलक 1 डिग्री मुक्त मूलक से ज्यादा स्थायी होता है। इसलिए Cl2 का अटैक करना यानी कि क्लोरीन का जुड़ना 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन पर ज्यादा पॉसिबल है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपके पास जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो 2 डिग्री से बनेगा, नहीं कि 1 डिग्री से। तो CH3 CH2 था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, इसकी जगह आपका एक Cl आ जाएगा और लास्ट वाला CH3 एज इट इज रहेगा। जहां से हाइड्रोजन निकला है और एक Cl यहां से निकला है, दोनों मिलकर HCl बनाएंगे, यानी कि आपके पास 2 डिग्री वाला उत्पाद बनेगा। ये 2 डिग्री वाला उत्पाद बनेगा, यहां से नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा, बिकॉज 2 डिग्री। इसका रीजन, कारण क्या है? अगर आपसे कारण पूछे, हमने बताया है आपको कि 3 डिग्री मुक्त मूलक जो होता है वो ज्यादा स्थायी होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री मुक्त मूलक फ्री रेडिकल वो ज्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है मेथिल मुक्त मूलक से। ये स्थायित्व का क्रम है। मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल के स्थायित्व का क्रम, और फ्री रेडिकल जितना ज्यादा क्रियाशील होगा, फ्री रेडिकल जितना ज्यादा क्रियाशील होगा उससे बनने वाला उत्पाद भी उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में, एल्केन के हैलोजनीकरण अभिक्रिया में, यदि आपको एक से ज्यादा हाइड्रोजन गिवन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन तक पॉसिबल होता है, 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल है, ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है निकलना, तो पहले हम 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालेंगे, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, अंडरस्टैंड। तो इस तरह हम एल्केन के हैलोजनीकरण से एल्किल हैलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने का। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है एल्कीनो पर, नेक्स्ट हमारा मेथड है एल्कीनो पर हाइड्रोजन हैलाइडों का योग। एल्कीनो पर हाइड्रोजन हैलाइडों का योग, यानी कि किसी भी एल्कीन पर हमें HX का योग करना है। देखते हैं कैसे ये HX का योग होता है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, B इसी का सेकंड पार्ट है हाइड्रोकार्बन का। एल्कीनो पर HX की योगज अभिक्रिया, सबसे पहले HX की योगज अभिक्रिया है। HX को बोलते हैं हेलो अम्ल या हेलोजन एसिड
ठीक है, जैसे HF, HCl, HBr, HI। और जैसा कि आपको मालूम है इसकी क्रियाशीलता का क्रम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्रियाशीलता का क्रम हम यहाँ पर पहले ही कर चुके हैं। क्रियाशीलता का क्रम, HX की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो ये होता है कि HF लीस्ट रिएक्टिव होता है, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr और फास्टली रिएक्ट करता है HI। तो HI बहुत फास्ट रिएक्ट करता है तो ज्यादातर हम HBr यूज करते हैं। HF बहुत लेस रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है, इसलिए हम ज्यादातर HBr यूज करते हैं। तो HBr का हमें यूज करना है वो भी एल्कीनों पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्कीन। एल्कीन स्टूडेंट्स दो टाइप की होती है, सममित और असममित। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं आता है कि एल्कीन कौन को, एल्कीन कहते किसे हैं। तो जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है तो वो एल्कीन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्कीन दो टाइप की होती है। एक तो होती है सममित एल्कीन, जिसमें द्विबंधित कार्बन के दोनों ओर समान समूह हो, जैसे C डबल बॉन्ड C H H, मैंने इधर भी CH3 जोड़ दिया, इधर भी CH3 जोड़ दिया। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ सेम ग्रुप है। अगर आपको नजर आ रहे होंगे इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ, दैट इज सममित एल्कीन। असममित एल्कीनों में, असममित एल्कीनों की अगर हम बात करें तो असममित एल्कीनों में डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ सेम ग्रुप नहीं होते हैं। इसमें एक तरफ CH3 और इसमें एक तरफ H है, तो ये असममित एल्कीन है, ठीक है। असममित एल्कीनों पर जब हम HX का योग करते हैं, HX का योग, तो वो दो प्रकार से होता है, यानी कि वो एक तो पेरोक्साइड की एब्सेंट में होता है और एक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, यानी कि ROOR की उपस्थिति में होता है। एक तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है और एक पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में होता है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, और पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में, यानी कि जब पेरोक्साइड नहीं हो। तो जब पेरोक्साइड नहीं होगा तो हम अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार यहाँ पर HX का योग करेंगे। और अगर पेरोक्साइड उपस्थित होगा तो हम अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार करेंगे। मार्कोनिकोफ नियम कब लगेगा? जब पेरोक्साइड एब्सेंट होगा। एंटी मार्कोनिकोफ कब लगेगा? जब पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगता है, इसलिए यहां से जो उत्पाद बनेगा या यहां जो प्रभाव लगेगा उस प्रभाव को हम पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। पेरोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव भी इसको हम कहते हैं, खरास प्रभाव, ठीक है, क्योंकि ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में लगता है। स्टूडेंट, मार्कोनिकोफ नियम क्या होता है? देखिए, हाइड्रोजन हैलाइडों का जब हम एल्कीनों पर योग कराते हैं तो नेगेटिव पार्ट यानी कि HX को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें नेगेटिव पार्ट आपका ये होगा, दिस इज पार्शियली नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियली पॉजिटिव। ये X वाला यानी कि जो हैलोजन वाला भाग है वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव वाला भाग आपके उस द्विबंधित कार्बन पर, उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर कम से कम हाइड्रोजन होती है। द्विबंधित कार्बन पर, उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है नेगेटिव भाग, उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर कम से कम हाइड्रोजन होते हैं। ये मार्कोनिकोफ नियम होता है। और एंटी मार्कोनिकोफ नियम, प्रति मार्कोनिकोफ नियम हिंदी में कहते हैं प्रति मार्कोनिकोफ नियम। ये क्या होता है कि आपका नेगेटिव भाग उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन होती है, जिस पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन होती है उस पर नेगेटिव भाग जुड़ता है। ये तो होता है एंटी मार्कोनिकोफ नियम। और अगर नेगेटिव भाग आपका उस पर, उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर कम हाइड्रोजन होती है, ये होता है आपका मार्कोनिकोफ नियम। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मुझे एडिशन कराना है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मुझे एडिशन कराना है। स्टूडेंट्स, मुझे जैसे ही एडिशन कराना है आप सब गौर से देखेंगे, HBr में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव होता है
HBr के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव है और Br के ऊपर पार्शियली नेगेटिव है। पार्शियली पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव पार्ट आपका ये है। यहां पर कोई पेरोक्साइड गिवन नहीं है, इसलिए यहां लगेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पर मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर कम से कम हाइड्रोजन होती है, और पॉजिटिव पार्ट बाकी दूसरे वाले द्विबंधित कार्बन पर जुड़ेगा। हमेशा हमें द्विबंधित कार्बन पर ही ऐड करना है और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। मेरे एरो शो कर रहे हैं कौन किस पर जुड़ेगा। Br आपका इस पर जुड़ेगा बिकॉज इस पर कम हाइड्रोजन है, H आपका इस पर जुड़ेगा क्योंकि इस पर ज्यादा हाइड्रोजन है। मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है इस पर कम से कम हाइड्रोजन है। तो आपका यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद बनेगा। अब मैं एज इट इज लिख रहा हूं CH3 बिल्कुल एज इट इज, CH एज इट इज। इस CH पर मुझे Br को ऐड करना है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर CH2 और इस CH2 पर जब एक H और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3। ये आपका मुख्य उत्पाद होगा। ऐसा नहीं है कि आपका मुख्य उत्पाद बन गया तो अब आपका दूसरा उत्पाद नहीं बनेगा। देखिए ये मुख्य उत्पाद होता है। मुख्य उत्पाद का मतलब है कि ज्यादा क्वांटिटी इसकी प्राप्त होगी, आपको ज्यादा मात्रा इसकी प्राप्त होगी। 80% 90% ये प्राप्त होगा, तो 10% या कुछ परसेंट मात्रा में आपको इसका अपोजिट भी प्राप्त होगा। अपोजिट बोले तो देखिए ये तो मुख्य उत्पाद हो गया 2 ब्रोमो, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ नियम है। ऐसा भी होता है कि कुछ मात्रा में इसका अपोजिट उत्पाद, इसका विपरीत उत्पाद प्राप्त होता है। Br आपका इधर ऐड होगा, H आपका इधर ऐड होगा। CH3 CH2 CH2 Br, इस वाले उत्पाद की मात्रा कम बनेगी, इसलिए इसको अल्प उत्पाद बोलते हैं। अल्प उत्पाद, ठीक है। इंग्लिश में इसको मेजर कहते हैं और इसको माइनर कहते हैं। माइनर प्रोडक्ट नहीं पूछा जाता है, मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। तो मुख्य उत्पाद ही हमारा मेन उत्पाद होता है। ये आपका मुख्य उत्पाद होगा मार्कोनिकॉफ नियम से, याद रखेंगे। अगर इसी रिएक्शन को मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में देता, यानी कि यहां पर पेरोक्साइड लिख देता, तो आपका नियम लगता एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। अकॉर्डिंग का मतलब है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, यानी कि आपका पेरोक्साइड आते ही इस पर अगर मैं पेरोक्साइड लिख देता, इसी रिएक्शन को अगर मैं इस पर पेरोक्साइड लिख देता ROOR ऐसे लिख देता, या यहां पर हिंदी में लिख देता पेरोक्साइड, तो इसके लिखते ही आपका ये उत्पाद माइनर हो जाता, अल्प हो जाता, और ये उत्पाद मुख्य हो जाता। तो उसमें उल्टा नियम लगता है, अपोजिट नियम लगता है मार्कोनिकॉफ का। क्या नियम है कि फिर आपका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करता जिस पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन होती है। ठीक है, थैंक यू।